नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं यूजी, पीजी, नेट, सेट और विविध कॉम्पिटिशन्स में आने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। पहले मैंने सोचा कि केवल प्रश्न आपसे पूछा जाए, आंसर आप दोगे, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों नहीं उत्तर भी बता दिया जाए ताकि आप अपने उत्तर को आप इस उत्तर से मिला सकें। तो चलिए मैं आज प्रश्न पूछती हूँ। क्लोथिंग टेक्सटाइल का प्रश्न है, वस्त्र विज्ञान और परिधान का। तो पहला प्रश्न है, सूत्र संख्या क्या है? सूत्र संख्या, यार्न नंबर। सूत्र संख्या किसको कहते हैं, क्या है चीज? तो प्रश्न सुनिए, सूत्र संख्या क्या है? आंसर क्या होगा? धागों की बारीकी की माप। 1000 मीटर धागे का वजन कितना होता है, यही सूत्र संख्या कहलाती है। आंसर क्या है? 1000 मीटर धागे का जो वजन है वही इसकी सूत्र संख्या कहलाती है। धागों की बारीकी कितनी है, कितने महीने धागे, ये है आपका। दूसरा प्रश्न है, वस्त्र गुणांक। फैब्रिक काउंट किसे कहते हैं? वस्त्र गुणांक। वस्त्र गुणांक किसको कहते हैं? आंसर क्या है? प्रति इंच कपड़ों में धागों की संख्या वस्त्र गुणांक कहलाती है। मतलब ताना का धागा कितना है और बाना का धागा कितना है, इन दोनों की संख्या को ही हम वस्त्र गुणांक कहते हैं। ताना किसको कहते हैं आपको पता है? जब हम बुनाई करते हैं तो जो लंबाई के रूप में धागा होता है, जो लंबाई के रूप में धागा होता है, बुनाई के लिए लंबवत धागा होता है, वो कहलाता है ताना का धागा। और जो अनुप्रस्थ रूप में चलता है वो कहलाता है आपका बाने का धागा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको ये देखिए, मान लो एक साड़ी है हमारी, साड़ी के जो किनारी वाली भाग है, ये किनारा वाला भाग है जहां से लंबाई चल रही है, वो कहलाता है आपका ताना भाग। और ये जो ये किनारे से जो चल रहा है अनुप्रस्थ के रूप में चौड़ाई से, उसको ये जो धागा है वो कहलाता है बाने का धागा। तो लंबाई की धागा ताना धागा कहलाया, चौड़ाई का धागा बाने का धागा कहलाया। ठीक, अभी देखते हैं वस्त्र गुणांक। समझ में आ गया? वस्त्र गुणांक में जितना बाना का धागा होगा और जितना ताना का धागा, अगर दोनों सेम होगा तो वस्त्र का संतुलन अच्छा होगा। वैसा वस्त्र चिकना, घना, मजबूत और सुंदर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर ताना और बाना का धागा में अगर दूरी रहेगी, कम रहेगी, तो क्या होगा? वो झिरे वस्त्र कहलाएंगे, चीने वस्त्र होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, वस्त्र संतुलन किसको कहते हैं? वस्त्र संतुलन क्या है? फैब्रिक बैलेंस। तीसरा प्रश्न है आपका, फैब्रिक बैलेंस किसको कहते हैं? आंसर क्या है? आंसर यह है कि ताने के जितने धागे हों और बाने का धागा अगर उतना ही है तो उसका अनुपात 1 और 1 होता है। जैसे एग्जांपल, अगर ताने का धागा की संख्या 100 है और बाने की धागे की संख्या 100 है तो कितना अनुपात हुआ? 1:1 हुआ। और ऐसा वस्त्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, बेस्ट माना जाता है, उत्कृष्ट प्रकार का माना जाता है, क्योंकि वो मजबूत होता है, रचना उसकी सघन होती है। लेकिन अगर ताना का धागा आपका 100 है और बाना का धागा आपका 50 या 60 है तो उसका अनुपात क्या हुआ? 2:1 हुआ, नियर अबाउट, है ना? तो वैसा धागा, उन धागों से जो बने वस्त्र होते हैं वो झिरझिरे होते हैं, झिनी रचना वाले होते हैं। सतह उनका जगह जगह आपको देखोगे छेद रहेगा। लेकिन क्या परिसज्जा करते समय ऐसे वस्त्रों में इस तरह की परिसज्जा कर दी जाती है कि ये वस्त्र देखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब आप पहचान कैसे करोगे कि वस्त्र संतुलन कैसा है? आप क्या करोगे? अपने अंगूठे से और उंगलियों को लेकर के पकड़ के एक कोना खींचोगे। खींचने पर जैसे मान लो ये हमारा ये है वस्त्र है ना, ये हमारी साड़ी है। अब इसको हमने यहां से खींचा पकड़ के, अगर ये वस्त्र खींचने के पश्चात छितराई हुई दिखाई नहीं पड़ता है, अगर परिसज्जा रहेगा तो हट जाएगा, अगर स्टार्च यहाँ लगा हुआ या वैक्स रहेगा या कुछ और परिसज्जा रहेगी तो हट जाएगा और आपको दिखाई पड़ेगा जहां से वस्त्र का धागा खींच जाता है, और समझ लो कि वो वहां से वो कमजोर होगा, वस्त्र वहीं से फटेंगे। ठीक, तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि ये वस्त्र का जो ताना धागा और बाना का धागा दोनों का बराबर होना चाहिए।
जैसे जो पट्टियां अपनी बनाते हैं डॉक्टरी प्राथमिक चिकित्सा में यूज में लेते हैं हम, है ना, पट्टियों का, तो उसका भी संरचना होता है 28 और 26 का, तो वो भी मजबूत होता है, बढ़िया होता है। तो जो भी आप कपड़ा कभी खरीदने जाओ तो वस्त्र संतुलन जरूर देखिएगा कि उस वस्त्र का जो बैलेंस है, फैब्रिक बैलेंस आपका लिखा रहता है। कई बार आप देखोगे वस्त्र को तो लिखा रहेगा कि ताने का धागा कितना है और बाने का धागा कितना है। अगर 50 बाने का धागा है, 50 ताने का धागा है, तो कई बार 50 स्क्वायर लिखा रहेगा, कई बार 50 प्लस 50 लिखा रहेगा। तो आप देख करके पहचान सकते हैं, और वस्त्र खरीदने से पहले इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बीज के बाल किसको कहते हैं? बीज के बाल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बीज के बाल किसको कहते हैं? आंसर क्या होगा? कपास या कपास और कापोक। कपास का पौधा से जो पॉट्स होते हैं, पॉट्स के में जो बीज होते हैं, बीज के चारों तरफ रेशा रहते हैं, कपास के रेशे, और कापोक के भी रेशे इसी तरह से होते हैं। तो अगर प्रश्न आता है कि बीज के बाल किसको कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कपास और कापोक। अब ये देखते हैं ये क्यों होता है। क्योंकि कपास के बीजों को पकने तक उनकी रक्षा हेतु प्रकृति ने कपास के रेशों का निर्माण किया है, ताकि कपास के बीज आराम से पक सके। इसके बाद 5वां प्रश्न आपका है, कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का क्या स्थान है? प्रश्न क्या है? कपास उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में भारत का क्या स्थान है? आंसर है दूसरा। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका अमेरिका का। और अमेरिका पूरे विश्व में जितनी कपास की खपत होती है उसका 40% वो अकेला आपूर्ति करता है। और आप जानते हो कपास का सबसे उत्कृष्ट प्रकार का रेशा कहां का होता है? तो आपको पता होगा, पहले भी मैंने बताया था, है ना, तो आपको ज्ञात है। इसके बाद कापोक का रेशा महीन, सूक्ष्म और कोमल होने के बावजूद भी इससे उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र क्यों नहीं बनते हैं? आपने कपास से सुना सूती वस्त्र बनता है, लेकिन कापोक का वस्त्र आप नहीं सुनते हो, नहीं है इसका वस्त्र, क्यों नहीं होता है? जबकि ये सूक्ष्म भी है, महीन भी है, चमक भी है इसमें, लेकिन इससे वस्त्र क्यों नहीं बनता है? इसका एक बड़ा कारण है, इसमें ऐठन का अभाव होता है। जब ऐठन का अभाव होगा तो इससे धागा नहीं बनता है, और जब धागा नहीं बनेगा तो वस्त्र निर्माण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। क्योंकि आप जानते हो वस्त्र निर्माण की पहली मूलभूत इकाई है आपका रेशा, और रेशा से बनता है धागा, और धागे के बाद बनता है आपका वस्त्र। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनता है चटाई, जीवन रक्षक पेटियां, और जो इसके कापों के रेशे हैं इनको आप तकिया के भराई में, गद्दे के भराई में इसके रेशों को उपयोग करते हैं। और इसमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग साउंड प्रूफिंग में भी किया जाता है। अब देखते हैं तने वाले रेशे। नेक्स्ट प्रश्न है छठा आपका, तने वाले रेशे कौन कौन से हैं? कौन कौन से रेशे हैं जो प्लांट के, पौधे के तने से प्राप्त होते हैं? अपन ने देखा कोए से प्राप्त हुआ हमारा कपास, कोए से प्राप्त होता है हमारा कापोक, और तने से कौन कौन से पौधे रेशे प्राप्त होते हैं? तो इसका है पहले लिनन, जो फ्लैक्स के पौधा से मिलता है, हमें महंगा इसका वस्त्र होता है, पिछले वीडियो में बताया था। जूट का पौधा, जूट के प्लांट से मिलता है, इसकी लंबाई होती है 6 से 12 फीट तक का। इसे टाट, बोरियां, रस्सियां जूट से बनती है, आपको पता है। गलीचा, दरियां और हेम का पौधा भी तने से प्राप्त होता है। यह है केनाविस सटाइवा के पौधे से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किया जाता है गलीचा में, कैनवास में, कालीन में, पायदान में, डोरी बनाने में और जूता का निचला हिस्सा बनाने में। रैमी नेक्स्ट पौधा है जो नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। सन के पौधे से प्राप्त होता है। नेटल के पौधे से जो प्राप्त होता है इसको हम चाइना में इसको चाइना ग्रास भी कहते हैं। इससे क्या बनता है? वस्त्र तो नहीं बनते,
सुने ही सुना आपने कि रेमी के वस्त्र बन रहे हैं। तो इससे बनता है मेजपोश, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ। तो अब तने वाले कितने, तने से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रेसे हैं आप देख लिया होगा। लिनन, जब भी कभी भी एग्जामिनेशन में आता है कि तने से प्राप्त होने वाले रेशों का नाम बताइए, तो उसका आंसर होगा लिनन, जूट, हेम, सन, मैनिला, ये इसके एग्जाम्पल है। अब ये देखें क्वायर के रेसे कहां से प्राप्त होते हैं। क्वायर, 7वां प्रश्न है, क्वायर के रेसे कहां से प्राप्त होते हैं। आंसर क्या होगा, नारियल का छिलका। नारियल के जो छिलके होते हैं उसके रेसों से ये जो क्वायर के रेसे प्राप्त होते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है चटाई में, पायदान में और रस्सियां बनाने में। नारियल की रस्सी आप देखते हो, कुआं से पहले पानी खींचने में हम लोग उपयोग करते थे, कुएं से पानी खींची जाती थी, नारियल की रस्सी का उपयोग किया जाता था। आज भी सामानों को बांधने में, बसों सामान जब लाते हैं, ट्रकों से लाते हैं, तो इसका उपयोग, ये नारियल की मोटी मोटी रस्सियां होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए पत्तियों से, लास्ट 8वां प्रश्न, पत्तियों से कौन से रेसे मिलते हैं। पत्तियों से भी रेसे प्राप्त होते हैं, कौन से हैं। एग्जाम्पल है पिन्ना और दूसरा है सीसल। पिन्ना कहां से मिलेगा, अनानास की पत्तियों से। अनानास की जो पत्ती, जो पाइनएप्पल का फ्रूट खाते हैं, उसकी पत्तियों से पिन्ना बनता है, और इसके जो रेसे हैं उससे बैग, चटाई, झोला, ये सब चीज बनते हैं। सीसल के पौधे से भी, सीसल की जो पत्तियां हैं उसके पौधे से भी निकलते हैं रेसे, इसे सुतली, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं। अब आपका है 9वां प्रश्न, कपास की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए। कपास की अगर खेती होती है तो जलवायु कैसी होनी चाहिए। जलवायु इसकी कैसे है होना चाहिए, यह इसका हो रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, और इसके लिए हीट और मॉइस्चर दोनों आवश्यक है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी इसके लिए काली होनी चाहिए, और मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होनी चाहिए, तभी वहां कपास के खेती अच्छे प्रकार से होगी, और उससे अच्छे उत्तम प्रकार के वस्त्रों का निर्माण हो पाएगा। मिस्र की मिट्टी काली है। अभी मैंने पूछा था आपसे प्रश्न कि कहाँ का कपास उत्कृष्ट प्रकार का होता है, किस देश से का कपास जो होता है वो उत्कृष्ट का होता है। मिस्र का कपास उत्कृष्ट प्रकार का होता है क्योंकि वहां की मिट्टी काली है, क्षारीय है, और जो इन्वायरमेंट उसको मिलना चाहिए, जो जलवायु मिलना चाहिए वहां का सुटेबल है। इसलिए मिस्र का कपास सबसे अच्छा माना जाता है, उत्कृष्ट कोटि का होता है। इसको उगाने में समय 2 दिन लगता है, और पौधा इसका एनुअल होता है। एक 10वां प्रश्न है आपका, कॉम्ड स्लीवर क्या है। कॉम्ड स्लीवर क्या है, किसको कहते हैं कॉम्ड स्लीवर। कंघी किया हुआ पूनी जो होता है, जब हम रेसों से पूनियां बनाते हैं, तो जब हम कंघी करते हैं तो क्या होता है, कंघी के दौरान लंबे लंबे रेसे एक तरफ हो जाते हैं और छोटे छोटे रेसे अलग हो जाते हैं। तो जब लंबे लंबे रेसे एक जैसा हो जाएंगे तो समानांतर भी हो जाते हैं, उनकी रचना अच्छी हो जाती है, सघन हो जाती है, और वो जैसे आप बालों में कंघी करते हो तो आपके टूटे हुए बाल अलग हो जाते हैं, कंघी में चले जाते हैं, और फिर आपके बाल सिमट जाते हैं। वही प्रकृति होती है जब हम कपास से वस्त्र निर्माण प्रक्रिया करते हैं, तो एक प्रक्रिया आती है कॉम्ड स्लीवर बनाने की, कॉम्बिंग की, जिसमें कि जो रेसा है कंघी करने के पश्चात समानांतर हो जाता है, उनकी रचना सघन हो जाती है, और वो फिर उत्कृष्ट प्रकार के रेसे एक तरफ हो जाते हैं और निकृष्ट प्रकार के रेसे अलग हो जाते हैं। ठीक, उत्कृष्ट प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो लंबे रेसे हैं उनसे अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं, और जो छोटे और रेसे होते हैं उनसे निम्न कोटि के वस्त्र बनते हैं। अब देखिए 10वां प्रश्न है, कपास के रेशों का व्यास कितना होता है। कपास के रेशों का व्यास कितना होता है। आंसर है 16 से 20 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन कितना होता है, 1/1000 मिलीमीटर। फिर अगर इसकी लंबाई देखते हैं तो भारत में जो कपास का उत्पादन होता है और उसके जो रेसे होते हैं, इनकी लंबाई 2.5 से 3 इंच होती है। अमेरिका में जो होता है वो 3 इंच का होता है, और जो मिस्र का होता है 4 इंच का होता है। उसकी लंबाई भी ज्यादा होती है, और उसकी
जो अन्य गुण है वो भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो रेशा जितना लंबा होगा उससे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया उतनी सुगम होगी और उससे उतना ही अच्छे प्रकार का वस्त्र का निर्माण होगा। एक प्रश्न और पूछती हूँ, लीनन की भूमि किसे कहते हैं? लीनन की भूमि आंसर है मिस्र को। मिस्र में ही कपास और लीनन की खेती होती है और लीनन बेस्ट प्रकार का जो होता है वो होता है मिस्र का। मिस्र को ही लीनन की भूमि कहा जाता है। और लीनन का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? अगर ये प्रश्न आता है लीनन का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होगा, तो एग्जाम्पल आता है, आंसर आता है इसका रूस। और सर्वोत्तम लीनन का उत्पादन आयरलैंड में। विश्व प्रसिद्ध लीनन का जो लीनन है वो आयरिश लीनन है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, लीनन उत्पादन के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? आंसर है समशीतोष्ण, नम, आर्द्र और वहां की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए लीनन की। आज मैं अपनी यही क्वेश्चन समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।